मिट्टी कौन सी होगी? लेटेराइट। दोस्तों ये जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी, इसका दूसरा कोई नाम नहीं है, इसका एक ही नाम है, तो इसका अन्य नाम अपन नहीं लिखेंगे। यहां पर फिर अपन बात करते हैं अन्य नाम के बाद में विस्तार होता है, तो विस्तार कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है अपन बात करेंगे। दोस्तों विस्तार की अगर बात करें दोस्तों, ये मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है केरल में, सर्वाधिक इसका विस्तार जो है वो केरल में है, सर्वाधिक विस्तार केरल में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे ये मिलती है कर्नाटक में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। दोस्तों इन तीन ही स्टेटों में दोस्तों ये मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन कौन से, दोबारा से एक बार देख लेंगे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। दोस्तों इन राज्यों में, और विशेषता इसकी एक खास विशेषता होती है, इस मिट्टी की खास विशेषता यह होती है कि दोस्तों ये मिट्टी सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में, सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उस क्षेत्र में मिट्टी का जो रूप होता है वो लेटेराइट प्रकार का होता है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों यहां पर बात करें तो सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक गर्मी भारत के दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा पड़ती है। इसमें साथ साथ में यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और जुड़ेगा, और वो पॉइंट ये जुड़ेगा कि ये मिट्टी पहाड़ी भागों में, उन पहाड़ियों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, उन पहाड़ियों में सबसे ज्यादा पाई जाती है जहां पर सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। ऐसी पहाड़ियों की अगर बात करें तो दोस्तों ऐसी पहाड़ियों में आ जाएगा पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट की जितनी भी पहाड़ियां हैं उनमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, इस नीलगिरी की पहाड़ियों में भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की अगर बात करें तो सतपुड़ा पर्वत में भी ऐसी मिट्टी पाई जाती है। तो दोबारा से एक बार देखेंगे, अगर राज्य स्पेशल पूछ लिया जाए तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, और अगर बिल्कुल राजमहल की पहाड़ियां, बिल्कुल शाहरुख जी, राजमहल की पहाड़ियों में भी ये मिट्टी पाई जाती है, राजमहल की पहाड़ियों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। और बात करें गारो खासी जयंती की जो पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंती की जो पहाड़ियां हैं इनमें भी ये मिट्टी पाई जाती है। गारो खासी जयंती की जो पहाड़ियां, इनमें भी ये मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों जो पहाड़ी एरिया जितने भी हैं, बहुत सारी पहाड़ियां हैं दक्षिण भारत में और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी, यहां पर बिल्कुल मेघालय में ये मिट्टी पाई जाती है। इन सभी पहाड़ियों में ये मिट्टी पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, तो ये इसका विस्तार होगा, क्षेत्र होगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। हाँ दोस्तों यहां पर दोस्तों ये जो लेटेराइट जो मिट्टी है, इस लेटेराइट मिट्टी का ये जो नाम है, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लेटिन भाषा के लेटर शब्द से हुई है। एक बार दोबारा से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के लेटर शब्द से हुई है। अगर प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो भाषा कौन सी होगी? लेटिन भाषा। प्रश्न यह भी आ सकता है कि लेटेराइट शब्द लेटिन भाषा के किस से बना है, तो किस से? लेटर से, लेटर से बना है लेटेराइट। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि लेटर का अर्थ होता है ईंट। लेटर का अर्थ होता है ईंट, लेटर का अर्थ ईंट होता है। लेटर का अर्थ क्या होता है?
ईंट। अर्थात दोस्तों ये मिट्टी ईंट की तरह कठोर होती है। बिल्कुल ये मिट्टी जो है ईंट की तरह कठोर होती है, और ईंट की तरह कठोर भी होती है, और इसका रंग जो है रंग भी ईंट की तरह हल्का लाल होता है। दोस्तों इसका रंग जो है वो ईंट की तरह हल्का लाल होता है। ईंट की तरह इसका रंग जो है वो हल्का लाल होता है, ईंट की तरह कठोर होती है, इसलिए लेटर शब्द इसके लिए काम में लिया गया है। और लेटर लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब लेटेराइट होता है। हाँ भाई, तो देखते हैं आगे दोस्तों कैसे बनती है ये मिट्टी, किस तरीके से ये मिट्टी बनती है, इसके बारे में अपन देखेंगे। दोस्तों ये जो मिट्टी है, जब अधिक बरसात होती है, तो जब भयंकर बरसात होती है दोस्तों, ये मिट्टी एकदम बिल्कुल गीली मुलायम सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन बाद में जैसे बरसात चली जाती है, ये मिट्टी सूख करके ईंट की तरह पक करके कठोर हो जाती है, बिल्कुल भीगने पर मुलायम हो जाती है। विशेषता मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। दोस्तों इस मिट्टी की विशेषता क्या होती है? इस मिट्टी की विशेषता होती है दोस्तों, इस मिट्टी की विशेषता होती है कि ये मिट्टी भीगने पर दही की तरह लसलसी हो जाती है। दोबारा से देखेंगे, ये मिट्टी भीगने पर दही की तरह लसलसी हो जाती है, बिल्कुल भीगने पर दही की तरह लसलसी हो जाती है, एकदम सॉफ्ट मुलायम हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये मिट्टी सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। और दोस्तों यहां से सीधा सा प्रश्न आता है एग्जाम में, बिल्कुल कई बार क्वेश्चन इस तरीके से दे देते हैं, कौन सी मिट्टी भीगने पर दही की तरह लसलसी एवं सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी भीगने पर दही की तरह लसलसी व सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है? तो कौन सी मिट्टी होगी, मुझे कमेंट में बताएंगे फटाफट। बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर यही होगा, कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी भीगने पर दही की तरह लसलसी व सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। बिल्कुल लेटेराइट, बिल्कुल सभी का सही जवाब मुझे मिल रहा है, लेटेराइट मिट्टी। ये लेटेराइट जो मिट्टी है, यही मिट्टी भीगने पर दही की तरह लसलसी व सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। दोस्तों इस मिट्टी की खास विशेषता और है, और खास विशेषता यह है कि इस मिट्टी में निक्सालन, बिल्कुल निक्सालन, इस मिट्टी में निक्सालन या अंग्रेजी में इसको कहते हैं लिचिंग की समस्या पाई जाती है। यह समस्या इस मिट्टी में सबसे ज्यादा है, समस्या पाई जाती है, यह समस्या इसमें पाई जाती है। तो दोबारा से देखेंगे, इस मिट्टी में निक्सालन लिचिंग किस समस्या पाई जाती है? हाँ दोस्तों यहां पर एक नई शब्दावली आई है, निक्सालन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिचिंग कहते हैं। क्या होता है निक्सालन, देखते हैं दोस्तों। निक्सालन क्या होता है ये देखना है दोस्तों। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है उसको ए परत कहते हैं, जो ऊपरी परत होती है उसको ए परत कहते हैं, और ये महीन कणों वाली होती है। और इसके जस्ट नीचे जो मोटे कणों वाली जो परत होती है उसको बी परत कहा जाता है, ऊपर वाली को ए और नीचे वाली को बी। दोस्तों होता यह है कि यहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है,
और जब यहां पर वर्षा होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, तो होता यह है, बिल्कुल शाहरुख जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने, कि यहां जो उपजाऊ जो तत्व होते हैं वो घुल करके मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ी बात को, कि वर्षा जब यहां पर होती है तो यहां पर ये ए परत में जितने भी उपजाऊ तत्व होते हैं ये घुल करके और बी परत में नीचे चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप ए परत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ए परत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है दोस्तों। ये सबसे बड़ी समस्या है इस मिट्टी की, कि यहां पर क्या होता है, जब बरसात ज्यादा होती है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में, पश्चिमी घाट में जब बरसात अधिक होती है तो मिट्टी के ऊपर की जो परत के पोषक तत्व हैं वो धुल करके नीचे वाली परत में चले जाते हैं, और ऊपरी जो परत है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण इसका उपजाऊपन कम हो जाता है। और होता यह है कि मजबूरन वंश यहां के लोगों को ऐसी फसल उगानी पड़ती है जिसकी जड़ें नीचे गहराई में बी परत में जाएं। अर्थात यहां पर चाय उगाई जा सकती है, कॉफी उगाई जा सकती है। चाय, कॉफी, मैं फसल में यहां पर आपको बता ही रहा हूं कि कौन कौन सी फसलें इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं, की जाती हैं। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। बिल्कुल, फसल यहां पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर फसल की बात करें तो इस क्षेत्र में जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें चाय है, कॉफी, मसाले, रबड़, बादाम, काजू, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। इस मिट्टी में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। अरे कृष्ण सिंह जी, ये मिट्टी कहां पाई जाती है? विस्तार बता तो दिया। ये पाई जाती है दक्षिणी भारत में, विशेषता दक्षिणी भारत में, केरल, सबसे ज्यादा केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, और मैं देखता हूं देखिए कौन कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करना। भारत के किस राज्य में चाय की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर पैदावार पाई जाती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। भारत के किस राज्य में चाय की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर पैदावार पाई जाती है? बिल्कुल ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन, आसाम। सी ऑप्शन, कर्नाटक। केरल। तमिलनाडु। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से पढ़कर के उत्तर देना दोस्तों। भारत के किस राज्य में चाय की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर पैदावार पाई जाती है? दोस्तों क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हो वैसा सरल आसान नहीं है। भारत के किस राज्य में चाय की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर पैदावार पाई जाती है? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी केरल और डी तमिलनाडु।
मुकेश गुजर, सुनील ओड़ा। दोस्तों मात्र 2 स्टूडेंटों ने सही जवाब दिया है, मात्र 2 स्टूडेंटों ने दोस्तों। बिल्कुल चंदन यादव, बिल्कुल इसका दोस्तों सही आंसर है डी। हाँ बिल्कुल शाहरुख जी, सही आंसर आपका डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर पैदावार पाई जाती है दोस्तों। प्रति हेक्टेयर पैदावार भारत में सबसे ज्यादा चाय की सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर पैदावार तमिलनाडु में पाई जाती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको हाँ तह तक पूछाता हूं, समझो इस टॉपिक को दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था कि लेटेराइट जो मिट्टी होती है ना, लेटेराइट जो मिट्टी होती है दोस्तों, इसमें चाय की फसल उगाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में चाय की फसल उगाई जाती है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं कि लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, और नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय होती है। हालांकि खैर वहां पर चाय उगाते कम है, इसलिए चाय उत्पादन सबसे ज्यादा चाय उगाते असम में। तो चाय उत्पादन में तो आसाम का पहला स्थान है, चाय उत्पादन में तो आसाम का पहला स्थान है। लेकिन प्रति हेक्टेयर पैदावार अगर देखी जाए तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर पैदावार तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है यहां पर। तो याद रखें कि सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर पैदावार चाय की पूछ ली जाए तो तमिलनाडु, और अगर सर्वाधिक उत्पादन या चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर पूछ लिया जाए तो फिर उसका आंसर आसाम होगा दोस्तों। ये 2 तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये लेटेराइट मिट्टी का ही कमाल है, लेटेराइट मिट्टी का ही कमाल है। हाँ देखते हैं आगे दोस्तों। अगली मिट्टी है नंबर 5, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी दोस्तों, इनके अन्य नाम भी हैं। रेतीली मिट्टी के अन्य नाम है दोस्तों। इसी मिट्टी को कहते हैं रेतीली मिट्टी। इसी मिट्टी को कहा जाता है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी। और दोस्तों इसी मिट्टी को कहा जाता है मरुस्थलीय मिट्टी। बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। हाँ। और इसी मिट्टी को कहा जाता है एरिडी सॉयल। इसी को कहते हैं एरिडी सॉयल, बिल्कुल राजस्थान में। हाँ बिल्कुल पाई जाती है राजस्थान में। विस्तार की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका विस्तार जो है, विस्तार पूरे राजस्थान में तो नहीं है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा में ये मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों सर्वाधिक ये मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान में। सबसे ज्यादा पाई जाती है ये पश्चिमी राजस्थान में, सबसे ज्यादा पाई जाती है। बिल्कुल वीरेंद्र कुमार जी, बिल्कुल विशेषता बताएंगे आपको। कण बड़े होते हैं, बिल्कुल मुख्य फसल बाजरा ग्वार है, बिल्कुल बहादुर जी, बिल्कुल सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। हाँ देखते हैं आगे दोस्तों। विस्तार के बाद में अपन बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। और इस मिट्टी की विशेषता की अगर बात करते हैं, दोस्तों कई विशेषताएं इसकी। पहली खास विशेषता मैं आपको चट्टान के बारे में बता देता हूं दोस्तों। ये ग्रेनाइट चट्टानों से बनती है। ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होती है दोस्तों। ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होती है कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी। बिल्कुल ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होती है। कणों का आकार अत्यधिक मोटा होता है। अत्यधिक
मोटा होता है। कणों का आकार अत्यधिक मोटा होता है, बजरी की तरह होती है ये, बिल्कुल। और कणों का आकार मोटा होने के कारण सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक जल रिसाव इसके अंदर पाया जाता है। सर्वाधिक जल रिसाव इसी मिट्टी के अंदर पाया जाता है, सर्वाधिक जल रिसाव। तो प्रश्न आता है सीधा सा प्रश्न आता है कि कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक जल रिसाव पाया जाता है? तो कौन सी मिट्टी होगी? रेतीली मिट्टी, जिसमें जल का रिसाव सबसे ज्यादा होता है। लेकिन नमी धारण करने की क्षमता दोस्तों इसमें कम होती है। न्यूनतम नमी धारण करने की क्षमता न्यूनतम नमी धारण करने की क्षमता होती है दोस्तों, इसमें सबसे कम नमी धारण करने की क्षमता होती है। सबसे कम नमी धारण करने की क्षमता होती है कौन सी मिट्टी में? रेतीली मिट्टी में। सर्वाधिक जल रिसाव होता है, कणों का आकार अत्यधिक मोटा होता है, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होती है। लेकिन दोस्तों इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। पोषक तत्वों की कमी होती है दोस्तों, इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। अब बिल्कुल पोषक तत्वों की इसके अंदर कमी होती है, और पोषक तत्वों की कमी होने के कारण यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। अनुपजाऊ होती है, उपजाऊपन का अभाव होता है इसमें। बिल्कुल मुख्य फसल, बिल्कुल रमेश जी बिल्कुल बताएंगे आपको। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। रेतीली मिट्टी की मुख्य फसल की बात कर लेते हैं। मुख्य फसल की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल मुख्य फसल बताएंगे, बिल्कुल मोटे अनाज वाली खेती होती है शाहरुख, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल बाजरा यहां की मुख्य फसल है, बाजरा मुख्य फसल है, बाजरा, मूंग, मोठ, गंवार, जवार। बिल्कुल शाहरुख जी, बिल्कुल गंवार, जवार, तिल। हाँ बिल्कुल बहादुर जी, बिल्कुल तिल आदि ये रेतीली मिट्टी की मुख्य फसल है दोस्तों। ये रेतीली जो मिट्टी है ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और यही कारण है कि राजस्थान का बाजरा उत्पादन में, राजस्थान का बाजरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान का बाजरा उत्पादन में देश में पहला स्थान है, यही कारण है। मूंग और मोठ उत्पादन में भी, मूंग और मोठ उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है। बिल्कुल इन फसलों में इसलिए राजस्थान का पहला स्थान है किशन सिंह जी, गेहूं की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी आवश्यक होती है। वैसे तो आप उगाने के लिए कहीं भी उगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो मिट्टी है वो जिस फसल के लिए सुटेबल होती है वही फसल काउंट की जाती है। उगाने के लिए तो चाहे आप रेतीली मिट्टी में चावल उगा लो। बात करें गंगानगर और हनुमानगढ़ की, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में चावल उगा रहे हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ में चावल हो रहा है और रेतीली मिट्टी पाई जाती है वहां। हाँ बिल्कुल मूंगफली भी होती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में, चावल, मूंगफली, कपास, गेहूं सब कुछ उगाया जाता है। लेकिन विशेषता है सबसे फसलें उगाई जाती है वही काउंट की जाती है। हाँ तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। बिल्कुल
हाँ तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं अगली मिट्टी। नंबर 6, लवणीय व क्षारीय मिट्टी। लवणीय व क्षारीय मिट्टी। लवणीय व क्षारीय मिट्टी। विस्तार की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके अन्य नाम नहीं है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी को लवणीय और क्षारीय मिट्टी कहते हैं। बिल्कुल विस्तार की बात करते हैं। पंजाब में सर्वाधिक, बिल्कुल नरेंद्र जी सही बताया आपने, सबसे ज्यादा पाई जाती है पंजाब में। और दोस्तों दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है। पंजाब में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक। दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर राजस्थान। तीन स्टेटों में सबसे ज्यादा पाई जाती है ये। नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 राजस्थान। और पिछली बार आ चुका है ये परीक्षा में। सर्वाधिक लवणीय मिट्टी कौन से राज्य में पाई जाती है? दो के ऑप्शन थे, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, हरियाणा उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल उड़ीसा, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये याद रखना, पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा पाई जाती है लवणीय और क्षारीय मिट्टी। और बात करें इसकी विशेषता की, विशेषता की बात करने के लिए यहां पर मैं आपको विशेषता की अगर बात करें तो 2-3 चीजें यहां पर अपन इंगित करेंगे एक बार, कि खास विशेषता इनकी ये होती है, खास विशेषता इनकी ये होती है कि इसमें एक बार मैं आपको बता देता हूं कि मिट्टी का औसत पीएच मान, मिट्टी का औसत पीएच मान, दोस्तों मिट्टी का औसत पीएच मान 7 होता है। बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल सही आंसर आपका, मिट्टी का औसत पीएच मान होता है 7। बिल्कुल ओके जी, बिल्कुल मिट्टी का औसत पीएच मान 7 होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है, पीएच मान 7 से कम, तो मिट्टी होगी लवणीय। दोबारा से देख लें, हाँ बिल्कुल लवणीय होगी, बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल लवणीय। यदि हाँ बिल्कुल अंशु जी, बिल्कुल इसमें एसिड होता है। तो पीएच मान अगर 7 से कम है तो मिट्टी लवणीय, और पीएच मान अगर 7 से ज्यादा है, पीएच मान 7 से अधिक है, तो फिर मिट्टी हो जाएगी क्षारीय, मिट्टी हो जाएगी क्षारीय। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नरपत बताएंगे आपको कौन सी क्रिया के कारण मिट्टी लवणीय हो जाती है। बिल्कुल बताएंगे नरपत, बिल्कुल अभी बता रहा हूं मैं। इन दो टॉपिकों को क्लियर कर लें एक बार आप। मिट्टी का औसत पीएच मान 7 होता है, और पीएच मान 7 से कम होता है तो मिट्टी लवणीय होती है, और पीएच मान 7 से अधिक होता है तो मिट्टी क्षारीय होती है। बिल्कुल। और अब देखें आप कि मिट्टी लवणीय और क्षारीय कैसे हो जाती है, किसके कारण हो जाती है, किसका परिणाम है। बिल्कुल यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों मिट्टी लवणीय व क्षारीय मिट्टी, ये मिट्टी अत्यधिक सिंचाई का परिणाम है, अत्यधिक सिंचाई का परिणाम होती है दोस्तों,
अत्यधिक सिंचाई का परिणाम होती है, अत्यधिक सिंचाई का परिणाम होती है। और अत्यधिक सिंचाई करने के कारण मैं आपको बता देता हूं, अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी जो है लवणीय व क्षारीय हो जाती है। और होती कैसे है वो देखना है आपको, किसके कारण होती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एक कारण है इसका, मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण है केशिका क्रिया। इसका मुख्य कारण है दोस्तों केशिका क्रिया, ये इसका मुख्य कारण है। ये क्रिया है नरपत जी, केशिका क्रिया है ये, केशिका क्रिया। केशिका क्रिया के कारण मिट्टी लवणीय व क्षारीय हो जाती है। अब ये केशिका क्रिया होती क्या है, कैसे काम करती है, देखते हैं। बिल्कुल अभी बता देता हूं मैं आपको कि कैसे होती है ये केशिका क्रिया। दोस्तों होता ये है कि विशेषता है, जैसे ये अपनी पृथ्वी अपना धरातल है, मैंने आपको बताया है सबसे ऊपरी ऊपर वाली जो परत है, सबसे ऊपरी ऊपर वाली जो परत है इसको ए परत कहते हैं। दूसरी जो परत होती है मिट्टी की उसको बी परत कहा जाता है। इसमें कण जो है वो थोड़े मोटे होते हैं। ऊपर वाली परत जो होती है ए परत कहते हैं, नीचे वाली जो होती है बी परत कहते हैं। उसके नीचे सी और डी 4 परतें मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं। अब इसमें आप देखेंगे दोस्तों, जैसे ही सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई की जाती है, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई जब करते हैं तो अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है कि जल में लवण के कण या नमक के कण पाए जाते हैं। नमक के कण होते हैं, पानी में नमक के कण होते हैं, और पानी में नमक के कण, पानी में नमक के कण होते हैं। अब होता यह है, पानी में भी नमक के कण होते हैं। और अगर आप बात करोगे पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में आप बात करोगे तो पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन काल में विशेषतः एक प्रमाण मिला है कि प्राचीन काल में यहां पर टेथी सागर विद्यमान था। टेथी सागर विद्यमान था, सबको पता होगा बिल्कुल कि यहां पर पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन काल में टेथी सागर विद्यमान था, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में नमक की मात्रा पाई जाती है। मिट्टी में नमक के कण पाए जाते हैं टेथी सागर के कारण, क्योंकि ये टेथी सागर जो है ये खारा पानी का सागर था, खारा पानी का सागर था ये। क्योंकि सबको पता होगा, सबको पता होगा कि सागर में लवणता ज्यादा होती है, समुद्र में, महासागरों में लवणता ज्यादा होती है, और महासागरों में लवणता ज्यादा है। इस टेथी सागर में लवणता ज्यादा थी, खारापन था। अब सागर तो लुप्त हो गया, लेकिन नमक की मात्रा आज भी वहां की मिट्टी में पाई जाती है, मिट्टी में नमक की मात्रा बच गई। तो पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी में नमक की मात्रा पाई जाती है। इस चीज को याद करेंगे आप कि नमक की मात्रा मिट्टी के अंदर पाई जाती है। अब जैसे यहां पर सिंचाई की जाती है तो ये नमक क्या करता है कि धुल धुल करके, और ये नमक जो है ये बी परत में चला जाता है। और बी परत में जितने भी, बी परत में जितने भी जो कण होते हैं, कणों के बीच में जो खालिस्तान होता है, उन खालिस्तान में जाकर के जमा हो जाता है। ऐसे इस प्रकार से बी परत में, बी परत में जो मिट्टी के जो कण होते हैं, कणों के बीच में जो खालिस्तान होता है, उसमें जाकर के नमक जमा हो जाता है। जैसे अपना जो मटका होता है उसके नीचे नमक की मात्रा जमा हो जाती है, फ्लोराइड का जो पानी है वो नीचे मटके के अंदर जमा हो जाता है। इस प्रकार से कोई भी बर्तन होता है उसमें फ्लोराइड नमक जो है वो बिल्कुल नीचे जमा हो जाता है। हाँ, अब होता क्या है कि ये नमक धुल धुल करके बी परत में चला जाता है, और बी परत में जाकर के और सभी छिद्रों को बंद कर देता है। परिणाम स्वरूप ये पानी का रिसाव इससे नीचे नहीं हो पाता। बी परत से नीचे पानी, बी परत से नीचे पानी का रिसाव नहीं हो पाता, और बी परत में जाकर के पानी भर जाता है। ये बी परत में पानी भर जाएगा। अब होता यह है कि जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ती है, ये पानी जिन छिद्रों से होकर के रिसाव होता है, उन्हीं छिद्रों से होकर के ये पानी वापस ऊपर लौटता है। ऐसे इस प्रकार से ये पानी रिटर्न ऊपर की तरफ लौटता है। और दोस्तों सिस्टम को वापस घुमाओ, नमक, पानी नीचे गया, नमक घुल करके नीचे चला गया। जब पानी ऊपर आएगा तो नमक घुल करके वापस ऊपर आएगा। दोस्तों ये नमक वापस घुल करके और ऊपर आता है, और ए परत के ऊपर नमक जमा हो जाता है।
इस प्रकार से मिट्टी के ऊपर नमक की एक पपड़ी जमा हो जाती है। दोस्तों इस क्रिया को, पानी का जमीन में रिसना, लौट करके वापस ऊपर की ओर आना, केशिका क्रिया कहलाता है। इसी क्रिया को कहते हैं केशिका क्रिया। तो इस केशिका क्रिया के कारण क्या होता है कि नमक के कण नीचे जाते हैं और वापस लौट करके ऊपर आते हैं और मिट्टी की ऊपरी परत पर जमा हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी लवणीय और क्षारीय हो जाती है। तो इसको मिट्टी की लवणीय और क्षारीयता को दूर करने के लिए, मिट्टी की लवणता और क्षारीयता दूर करने के लिए यहां के लोग जो हैं वो 2 प्रकार के खाद काम में लेते हैं। और उसमें नंबर 1, मिट्टी की लवणता दूर करने के लिए, लवणता दूर करने के लिए मिट्टी की लवणता दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल नरेंद्र जी, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग होता है। विशेषता दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर लवणता के बारे में प्रश्न आ जाए ना डायरेक्ट, कि लवणता दूर करने के लिए कौन सा खाद काम में लिया जाता है, तो बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल सही उत्तर आपका, बिल्कुल रॉक फॉस्फेट जो है वो लवणता दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। बिल्कुल हाँ। और यदि मिट्टी के अंदर क्षारीयता है तो क्षारीयता दूर करने के लिए, चलो बताएंगे, देखें बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल सही आंसर आपका, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल जिप्सम, बिल्कुल नरेंद्र जी आपका सही आंसर, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो दोनों चीजें आप देखेंगे, लवणता दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट व क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जिप्सम कहीं जिप्सम इन दोनों के लिए कारगर सिद्ध होता है। और यह प्रश्न इस प्रकार से अगर पूछ लिया जाए कि दोनों का स्थायी समाधान, क्षारीयता व लवणता का स्थायी समाधान, दोस्तों स्थायी समाधान के लिए जिप्सम जो है वो सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों स्थायी समाधान, क्योंकि जिप्सम डालने के बाद में 4-5 साल तक इसमें उत्पादन होता रहता है, जबकि रॉक फॉस्फेट जो है वो कुछ समय के लिए ही काम में लिया जाता है। बिल्कुल स्थायी समाधान के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं आगे। दोस्तों यदि अगर ऐसा हो जाए, यदि बार बार उसमें जिप्सम डाल रहे हैं, रॉक फॉस्फेट डाल रहे हैं, बार बार लगातार अगर उसमें, हाँ बार बार उसमें जब ये बार बार उसमें खाद डाला जाता है, तो होता यह है कि जमीन जो है, जमीन को एक आदत सी पड़ जाती है, मतलब मिट्टी में वो क्षमता नहीं रहती जिससे उपजाऊपन को दोबारा वापस लाया जा सके, फिर वो जमीन क्या है कि वो जमीन जो है वो रॉक फॉस्फेट और जिप्सम से भी ठीक नहीं हो पाती। और होता यह है जब अत्यधिक लवणता बढ़ जाती है तो उस जमीन को खाली छोड़ना पड़ता है। यही एकमात्र उपाय बचता है कि जमीन को खाली छोड़ देते हैं, वो जमीन बंजर हो जाती है, बेकार हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक क्षारीयता के कारण बेकार होने वाली बंजर भूमि को, बिल्कुल बंजर भूमि को रेह, कल्लड़, रेह, कल्लड़, ऊसर, करल, चौपन के नाम से जाना जाता है। इतने नाम है, हाँ इसी को बिल्कुल कहते हैं रेह, कल्लड़, उसर, करल, चौपन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल